सोचिए एक ऐसे देश के बारे में जिसने अभी अभी अपने सबसे बड़े, अपने संस्थापक नेता को खो दिया हो। एक ऐसा पल जब पूरा देश जैसे अपनी सांसें रोके खड़ा हो और भविष्य पर एक अनिश्चितता का घना साया हो। ये तारीख थी 27 मई 1964। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन ने भारत को एक गहरे राजनीतिक शून्य में धकेल दिया था। उस वक्त के अखबारों को उठाकर देखिए, हेडलाइंस हों या कार्टून्स, सब में एक ही बेचैनी थी, एक ही डर था और एक ही बड़ा सवाल कि अब आगे क्या होगा। और ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं था, ये एक डर था। 17 साल एक ही करिश्माई नेता ने देश को चलाया था। अब भारत के लोगों के मन में और दुनिया भर के जानकारों के मन में एक ही सवाल था, क्या भारत का लोकतंत्र इस पहली और सबसे बड़ी परीक्षा में पास हो पाएगा? तो यहीं से शुरू होता है 1960s के दशक का वो दौर जिसे इतिहासकार अक्सर भारत का खतरनाक दशक या डेंजरस डेकेड कहते हैं। देखिए, भारत के बाहर तो लोगों को पक्का यकीन था कि भारत का लोकतंत्र अब गया। दुनिया देख रही थी और ज्यादातर लोगों को यही लग रहा था कि भारत भी उन कई नए आजाद हुए देशों की तरह बिखर जाएगा जहां लोकतंत्र ज्यादा दिन टिक नहीं पाया था। तो ये खतरनाक दशक आखिर था क्या? ये वो दौर था जब गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिक तनाव और अलग अलग राज्यों के बीच मतभेद, ये सारी चुनौतियां एक साथ देश के सामने मुंह बाए खड़ी थीं। ये ऐसे खतरे थे जो देश की एकता को तोड़ सकते थे और किसी भी नए नेता के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा थे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस पहली बड़ी परीक्षा की, यानी नेहरू का उत्तराधिकारी कौन होगा। ये भारत के लोकतंत्र का पहला बड़ा इम्तिहान था। और हुआ ये कि सबकी आशंकाओं के उलट ये पूरा प्रोसेस कमाल का एकदम शांतिपूर्ण रहा। इसका पूरा क्रेडिट जाता है कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट के कामराज को, जिन्होंने पार्टी के सभी बड़े नेताओं और सांसदों के बीच एक आम सहमति बना ली। और वो नाम जिस पर सबकी सहमति बनी वो थे लाल बहादुर शास्त्री। वो नेहरू के मंत्रिमंडल में सालों तक मंत्री रहे थे और अपनी सादगी और उसूलों के लिए मशहूर थे। सोचिए, एक बार तो उन्होंने एक बड़ी रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री के पद से ही इस्तीफा दे दिया था। उनका वो मशहूर नारा जय जवान जय किसान असल में देश के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों का जवाब था। शास्त्री जी का कार्यकाल देखिए बहुत छोटा था, लेकिन चुनौतियों का अंबार था। एक तरफ चीन से युद्ध के बाद पैदा हुआ आर्थिक संकट, फिर देश में भयंकर सूखा और खाने की किल्लत, और ऊपर से 1965 में पाकिस्तान के साथ जंग, और फिर जनवरी 1966 में ताशकंद में शांति समझौते पर दस्तखत करने के ठीक बाद अचानक उनका निधन हो गया। शास्त्री जी के निधन के बाद उत्तराधिकार का वही सवाल एक बार फिर देश के सामने आ खड़ा हुआ, लेकिन इस बार मामला इतना सीधा नहीं था। नेहरू के बाद जो हुआ और शास्त्री जी के बाद जो हुआ, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। पहली बार सब कुछ आम सहमति से हुआ, बिल्कुल आराम से, लेकिन दूसरी बार एक कड़ा मुकाबला हुआ जिसमें सीक्रेट वोटिंग करवानी पड़ी। ये भारतीय राजनीति में एक नए और ज्यादा कॉम्पिटिटिव दौर की शुरुआत थी। तो अब मैदान में दो बड़े खिलाड़ी थे। एक तरफ थे मोरारजी देसाई, जो एक बहुत सीनियर और अनुभवी नेता थे, और दूसरी तरफ थी इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की बेटी, जिन्हें शास्त्री जी की कैबिनेट में मंत्री पद का अनुभव था। चलिए अब देखते हैं कि उस राजनीतिक शतरंज में वो कौन सी चालें चली गईं जिनके कारण इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंची। इस पूरी कहानी में एक बहुत अहम किरदार है सिंडिकेट। ये कांग्रेस पार्टी के अंदर के कामराज जैसे ही कुछ बहुत पावरफुल नेताओं का एक ग्रुप था। ये वो लोग थे जो तय करते थे कि सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी, असली किंग मेकर। और इस लड़ाई में उन्होंने अपना पूरा वजन इंदिरा गांधी के पल्ले में डाल दिया। अब सवाल यह है कि सिंडिकेट ने मोरारजी देसाई जैसे इतने अनुभवी नेता को छोड़कर इंदिरा गांधी को क्यों चुना? आखिर उनकी सोच क्या थी? और इस कार्टून में उस वक्त की पूरी कहानी छिपी है। सिंडिकेट को लगा कि इंदिरा गांधी अपने कम तजुर्बे की वजह से हमेशा उनके कंट्रोल में रहेंगी, उनके इशारों पर चलेंगी। वो खुद को किंग मेकर की तरह देख रहे थे, जो एक ऐसी नेता को गद्दी पर बिठा रहे थे जिसे वो आसानी से चला सकें। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस सांसदों के बीच वोटिंग हुई और इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को 2/3 से भी ज्यादा वोटों से हराकर एक जबरदस्त जीत हासिल की। और इतनी तगड़ी टक्कर के बावजूद पावर का ट्रांसफर एकदम शांति से हुआ, जो भारतीय लोकतंत्र के मजबूत होने का एक और सबूत था। लेकिन प्रधानमंत्री बनना तो बस संघर्ष की शुरुआत थी, असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। इंदिरा गांधी को अब उस खतरनाक दशक की असली चुनौतियों से जूझना था। उन्हें विरासत में एक ऐसी अर्थव्यवस्था मिली जो ढहने की कगार पर थी।
जरा सोचिए, देश के हालात क्या थे। एक तरफ तो सूखा पड़ा था, खाने की जबरदस्त किल्लत थी, देश का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो रहा था और फैक्ट्रियों में उत्पादन गिर रहा था। ऊपर से बेरोजगारी और महंगाई को लेकर लोगों का गुस्सा सड़कों पर था। इकॉनमी पर दबाव इतना ज्यादा था कि सरकार को बहुत कड़े फैसले लेने पड़े। उस समय एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 5 रुपये हुआ करती थी। और फिर सरकार ने एक बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला लिया। रुपए की कीमत गिरा दी गई, जिसे डिवैल्यूएशन कहते हैं। अब $1 के लिए 7 रुपए देने पड़ रहे थे। ये उस गहरे आर्थिक संकट को दिखाता है जिससे देश उस वक्त गुजर रहा था। और जैसे जैसे देश पर बाहरी संकट बढ़ रहा था, पार्टी के अंदर भी दरारें साफ दिखने लगी थी। ये कार्टून देखिए, कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह था, 2 बैलों की जोड़ी, अब वही बैल आपस में लड़ने लगे थे। ये एक साफ इशारा था कि पार्टी के अंदर ही एक बड़ा तूफान आने वाला है। तो एक नया लीडर तो चुन लिया गया था, लेकिन देश बाहर से संकटों से घिरा था और पार्टी अंदर से टूट रही थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या कांग्रेस पार्टी खुद को बिखरने से बचा पाएगी? और इसी सवाल ने भारत की राजनीति की अगली पूरी कहानी लिख दी।